नमस्कार राधे राधे, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 हमारी चल रही थी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट की बीएस नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर का क्लास ले रहे थे हम। जो यूनिट 3 चल रही थी आपकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी में स्टार्ट कर दी है। अब ये मान लीजिए थोड़े दिनों में आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो यूनिट 3 का आज लास्ट पार्ट है। पार्ट 1 में हमने बात कर ली थी और पार्ट 2 में हम जितने भी रिमेनिंग टॉपिक बच रहे हैं वो सभी हम कवर करा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपके पास छोटा सा टॉपिक आता है हाइजीन का। ठीक है भाई, चूंकि यूनिट का नाम है एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन, मतलब कि एक तरीके से क्या है, साफ सफाई वाली चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो हाइजीन के बारे में बात करना जरूरी है। तो हाइजीन की बात करें, हाइजीन इज द साइंस। हाइजीन क्या होता है भाई, हमें मोटे मोटे रूप से पता है हाइजीन मतलब कि साफ सफाई रखना हमारे चारों तरफ। अब इसको ऑथेंटिक लैंग्वेज में कैसे लिखे, तो वो क्या है, हाइजीन इज द साइंस। हाइजीन एक साइंस है किसकी, हेल्थ की। हाइजीन is the science of health and its preservation and can also be described as cleanliness that is conducive to the preservation of health। ठीक है, आगे बात समझ में नहीं आई तो आगे चलो, दूसरी डेफिनेशन हमारे पास पर्सनल क्लीनलीनेस, मतलब खुद को साफ सफाई रखना है। हेल्प्स द इंडिविजुअल टू मेंटेन पॉजिटिव बॉडी इमेज। क्या करता है किसी भी इंडिविजुअल का पर्सनल क्लीननेस, मतलब वो खुद को साफ सफाई से रखेगा तो वो उससे क्या होगा, उसकी बॉडी इमेज क्या रहेगी, पॉजिटिव बनी रहेगी। एंड हेल्प प्रोटेक्ट द बॉडी, और बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा किससे, अगेंस्ट डिजीज सच एज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हो गया, कोई डिजीज हो गया, उनसे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा कौन, हाइजीन। ओके, द वर्क हाइजीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड, ठीक है, क्या है भाई, हाइजीनियस। इससे बना हुआ है ये हाइजीन वर्ड है, ग्रीक वर्ड होता है, क्या होता है, हाइजीनियस। ठीक है, द वर्ड, अब एक और डेफिनेशन आई है क्योंकि हमने केवल इसके हाइजीन की डेफिनेशन या मीनिंग के बारे में बात करी है। तो हाइजीन वर्ड, द वर्ड हाइजीन रेफर्स टू, क्या है, हाइजीन इज द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन स्पेशली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इलनेस और स्प्रेड डिजीज। ओके, तो हुआ क्या है इसमें, हाइजीन का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रैक्टिस जिससे क्या हो, योर सेल्फ, प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग, जिस तुम्हारे लिए और तुम्हारे सराउंडिंग के लिए उसको क्लीन रखना है। मतलब हमें खुद को और खुद हमारे आसपास के सराउंडिंग जो भी एनवायरनमेंट है उसको क्लीन रखना है। स्पेशली क्यों रखना है, टू ऑर्डर टू प्रिवेंट इलनेस एंड स्प्रेड डिजीज, ताकि इलनेस से बचा जा सके और डिजीज है वो फैल रही है उससे रोका जा सके। ओके, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, फूड हाइजीन। हाइजीन पढ़ लिया हमने, अब है फूड हाइजीन। हाइजीन का मतलब साफ सफाई रखना, तो फूड हाइजीन का मतलब भोजन में साफ सफाई रखना। ठीक, फूड हाइजीन रेफर्स टू हाइजेनिक हैंडलिंग, प्रिपरेशन, क्या कहा, फूड हाइजीन रेफर्स टू हाइजेनिक हैंडलिंग, प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड इन वेज दैट प्रिवेंट फूड बोर्न इलनेस। ठीक है, मतलब कि जो भी भोजन है हमारे पास उससे, आप सबको पता है कि फूड बोर्न इलनेस बहुत सारी होती है, खाने के द्वारा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हमारे अंदर चल जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। तो क्या करें हम, तो भोजन को वो हाइजीन रखो, भोजन की इन्फेक्शन होने से बचाओ। तो कैसे बचाएंगे, जो भी भोजन को हैंडल कर रहा है उसके, जो भी बना रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए, और स्टोरेज कर रहा है, उन सभी में हमें क्या है, हाइजीन रखनी है। पुअर फूड हाइजीन कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। अगर हमारी हाइजीन क्या है, पुअर है, पुअर फूड हाइजीन है, जो उससे क्या हो सकता है, फूड पॉइजन हो सकता है। फूड हाइजीन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई फूड विच इज सेफ टू ईट। ठीक है, फूड हाइजीन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई फूड विच इज सेफ टू ईट। ठीक है, मतलब कि अब इसमें क्या समझाया आपको भाई, जो भी खाना खा रहे हैं उसको हाइजीन करना जरूरी है। क्यों, क्योंकि किस, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, उसको बना रहे हैं तब से लेकर उसको सप्लाई कर रहे हैं तब तक इसको हमें हाइजीन रखना है, ताकि वो जो भी उसको खा रहा है वो सेफ रह सके। क्लीनिंग द किचन, क्लीनिंग द किचन इज इम्पोर्टेंट टू कीप फूड सेफ। हाँ भाई, रसोई को रसोई को क्लीन रखना भी जरूरी है फूड के सेफ्टी के लिए। एंड प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम स्प्रेड, ताकि बैक्टीरिया वगैरह है वो स्प्रेड ना हो। भाई जहाँ पे बन रहा है उसको भी तुम साफ रखेंगे। फूड इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। द प्राइमरी एम ऑफ फूड हाइजीन इज टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग एंड अदर फूड बोर्न इलनेस। भाई इसकी क्या जरूरत आ पड़ी, फूड हाइजीन की क्या नीड है, तो फूड हाइजीन की क्या नीड है, हमने यहाँ पे देख लिया कि फूड हाइजीन से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता है। तो पहली तो क्या है कि हमें इस फूड हाइजीन से करने से क्या होगा, फूड पॉइजनिंग है उसको हम रोक सकते हैं। सेकंड थिंग, फूड बोर्न इलनेस है उसको भी हम रोक सकते हैं।
अब ऐसा क्या करें ताकि ये रुक जाए? फूड हाइजीन कैसे करें? तो मेजर्स यूज टू मेंटेन फूड हाइजीन, क्या क्या ऐसे मेजर है ताकि फूड हाइजीन मेंटेन रह सके? तो फर्स्ट ऑफ द ऑल सबसे पहले टॉपिक आता है या फिर पॉइंट आता है हमारे पास, द फर्स्ट एसेंशियल इज टू हैव कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन कैरियर आउट ऑफ ऑल फूड हैंडल्स एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब कि जो भी एम्प्लॉयमेंट है, जो भी उसको फूड हाइजीन में, सॉरी, जो भी भोजन में पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर बना रहा है या सर्व कर रहा है या कुछ भी कर रहा है उससे रिलेटेड, तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होना जरूरी है। कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन करो उसको कि भाई इसके कौन सी बीमारी है, क्या है, डेंगू है, डायरिया है, टाइफाइड है, टीबी है, क्या है। ठीक है, कर दिया हमने, चलो। सेकंड क्या है, एनी पर्सन विथ हिस्ट्री ऑफ टाइफाइड, कोई भी पर्सन है उसको क्या है, टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, डिप्थेरिया एंड एनी कम्युनिकेबल डिजीज शुड नॉट बी एम्प्लॉयड। जिनको ये सब डिजीज है या फिर इनके अलावा भी और भी कोई कम्युनिकेबल डिजीज है, उनको क्या है, ये काम करने से रोकना है, हमें हैंडलिंग करने से या फिर प्रिपरेशन से या सर्व करने से रोकना है। कीप नेल शॉर्ट एंड क्लीन, जो भी वहाँ पे काम कर रहा है उसके क्या है, नाखून छोटे होने चाहिए, साफ होने चाहिए। कवर्स ऑल कट्स एंड सोर विद बैंडेज, अगर कट लग रहा है, हाथों में कट है या फिर किसी कारण से कोई बीमारी, सॉरी, कोई सोर्स वगैरह हो गया, कट्स वगैरह लग गया है, चाकू से मान लो या फिर किसी भी कारण से लग गया, तो उसको बैंडेज से कवर रखना है। वॉश हेयर एंड बाथ डेली, डेली ना हो और बाल धो। वियर ए क्लीन यूनिफॉर्म एंड एप्रोन, अब एप्रोन अपना वाला एप्रोन नहीं, किचन का अलग एप्रोन आता है। ठीक है, अपना वाला एप्रोन पहन जाएगा। कीप फूड कवर्स, भोजन को ढके। पर्सन विथ वुंड, कोई पर्सन है उसको क्या है, वुंड है, स्किन इन्फेक्शन है, शुड नॉट बी परमिट टू हैंडल फूड, उसको परमिशन नहीं देना है कि भाई आप हैंडल करो फूड को, उससे साफ मना कर देना है। प्रमोटिंग ऑफ हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग जरूरी है। इंस्ट्रक्ट टू कवर हेयर्स, इंस्ट्रक्ट करना है हमें कि जो भी उस प्रिपेयर कर रहा है फूड को, उसके हेयर क्या होने चाहिए, कवर होने चाहिए। जैसे हम ओटी में जाते हैं, ओटी में अपने हेयर पे क्या है, कैप लगाते हैं, कवर करते हैं हेयर को। तो पीपल शुड बी एजुकेटेड टू वॉश द वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग रा, अगर भाई वेजिटेबल्स वगैरह है उनको कच्चा खा रहे हैं हम, रा मटेरियल्स आते हैं ना, कच्चा अगर हम उसको खा रहे हैं तो उसको पहले धो, साफ करो। ठीक है, एजुकेट करना है ताकि बीमारियां ना फैले। क्लीन क्लोथिंग शुड बी वॉर्न बाई फूड हैंडलर्स, भाई जो भी फूड हैंडलर्स है उनको साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। गुड पर्सनल हाइजीन ऑफ ऑल एम्प्लॉय, ठीक है, सभी पर्सनल, सभी को हाइजीन रखनी है जितने भी एम्प्लॉयज़ है। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट और प्यारा सा टॉपिक आता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, व्हाट इज पॉल्यूशन? पॉल्यूशन क्या होता है, प्रदूषण क्या है? भाई हम पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में इन सभी का हमें ध्यान रखना है ताकि जो भी डिजीज़ वगैरह है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल जो भी डिजीज़ है, वो बच सके, पेशेंट तक ना फैल सके, वो पेशेंट से दूसरों में ना फैले, और पेशेंट में है तो उनको भी कम हो सके, रोका जा सके। तो इन सभी के बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अब सैनिटेशन पढ़ रहे हैं, सैनिटेशन से बहुत सारी, मैंने एक शॉर्ट डाला था उसमें बताया था कि हॉस्पिटल में जो हैंड वॉशिंग करते हैं, अगर वो सही तरीके से करें हम, तो 40% इन्फेक्शन है हम उसको रोक सकते हैं। मतलब कि आज की तारीख में 40% इन्फेक्शन है या डिजीज़ है, वो हेल्थ सही तरीके से हैंड वॉशिंग ना करने से होती है। तो इन सभी का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, एक डाटा है ये तो 40%, बाकी देखो कितना है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो पॉल्यूशन के बारे में बात करें थे, पॉल्यूशन रेफर्स टू द एडिशन ऑफ कंटामिनेटिंग सब्सटेंस टू नेचुरल एनवायरनमेंट रिजल्टिंग इन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। तो पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन क्या है, कंटामिनेटेड सब्सटेंस का ऐड होना नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, कोई भी दूषित सब्सटेंस है, कंटामिनेटेड सब्सटेंस है, उसका ऐड होना, जिससे क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट पर, मतलब कि एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। वही क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट दैट इज गेटिंग पॉल्यूटेड। भाई पॉल्यूशन को भी हमने क्या है, अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिया है, अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया है, किसके डिपेंड पर, एनवायरनमेंट के पोल्यूटेड के डिपेंड पर। मतलब कि जैसे वाटर है, वाटर भी क्या एक एनवायरनमेंट है, तो वाटर पोल्यूशन हो गया। एयर है, एयर भी क्या एक एनवायरनमेंट है, तो एयर पोल्यूशन हो गया। तो ऐसे हमने अलग अलग एनवायरनमेंट के पोल्यूटेड होने के तौर पर हम उसको अलग अलग डिवाइड में, सॉरी, अलग अलग टाइप में हमने उसको डिवाइड कर दिया। ओके, फर्स्ट आता है एयर पोल्यूशन। फर्स्ट आता है एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है, जो हवा है वो क्या हो गई, दूषित हो गई है, वही क्या है, एयर पोल्यूशन। इट इज़ डिफाइन
द प्रेजेंस ऑफ पॉइजनस गैसेज इन एटमोस्फियर टू सच कंसंट्रेशन concentration D को T बोल दो ना concentration that they produce undesirable effect on environment and are determinant to health। ठीक है, क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि जो भी इट इज डिफाइंड एज प्रेजेंस ऑफ पॉइजनस गैसेस। एटमोस्फियर है जो वातावरण है हमारा, उसमें क्या होगी, जो गैसेस है वो पॉइजनस गैसेस शामिल हो, अगर प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ पॉइजनस गैसेस क्या हो, प्रेजेंट हो, कौन सी, अनडिजायरेबल इफेक्ट डाले, जो कि प्रोड्यूस अनडिजायरेबल इफेक्ट किस पर, इन्वायरमेंट पर अनडिजायरेबल जो इफेक्ट डाले, जिससे क्या होगा, हेल्थ डिटर्मिनेट होगा, मतलब कि हेल्थ प्रभावित होगा। ये होता है एयर पोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन IMA, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन इज द एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेन मैटर इन एयर। एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेन मैटर, जो फॉरेन मैटर है उसकी एक्सेसिव कंसंट्रेशन हो चुकी है इन एयर विच एडवर्सली इफेक्ट द वेल बींग ऑफ एन इंडिविजुअल और कॉज डैमेज प्रॉपर्टी। ओके, जिससे क्या हुआ है, कोई भी इंडिविजुअल है वो उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ा है, ठीक है, मतलब कि बुरा प्रभाव पड़ा एक तरीके से हेल्थ पर, और उस प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो चुकी है। अब प्रॉपर्टी ये नहीं है कि भाई हमारे मकान वगैरह डैमेज हो चुके हैं, प्रॉपर्टी लेके चले अपन हेल्थ से, ठीक है। कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो देर आर टू टाइप्स। हमने इसको वही नेचुरल एंड मैन मेड के हिसाब में इसको क्लासिफाइड किया है, जैसे हमने इसको पहले पढ़ा था, रिसोर्सेज के पढ़े थे ना अपन ने, नेचुरल और मैन मेड दो टाइप में हमने इसको क्लासिफाइड कर दिया। नेचुरल जो कि नेचुरल हो, प्रकृति के हिसाब से पोल्यूशन हो एयर में, जैसे वोल्केनो हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, जंगल आग में लग गई, इलेक्ट्रॉनिकल स्ट्रॉम हो गया, डस्ट स्ट्रॉम हो गया, पोलन फंगल स्पोर्स हो गया, वेजिटेबल मेटेरियल्स हो गए। तो ये तो क्या हो गया, नेचुरल चीज़ें हो गई, जैसे आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, चक्रवात आ रहा है, ये तो क्या है कि नेचुरल चीज़ें हैं जिससे एयर पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन मैन मेड भी है, मैन मेड में जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, डोमेस्टिक कॉम्बिनेशन ऑफ कोयल वुड और ऑयल, ठीक है, कोयला लकड़ी और तेल का कॉम्बिनेशन हो गया। ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन हो उससे भी क्या है, एयर पोल्यूशन हो सकता है। एडवांस एग्रीकल्चर और न्यूक्लियर एनर्जी, ये क्या है, मेन मेड कारण है जिससे एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, आगे चले, बहुत आसान आसान टॉपिक आ रहे हैं अभी तो, कम्युनिटी ईसी है आपके, एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन हेल्थ। अब यहाँ पे तो हमने क्या लिख दिया, एयर पोल्यूशन लिख दिया, एयर पोल्यूटेंट लिख दिया, जो कि एयर को पोल्यूटेड कर रहा है, मतलब गैसेस का नाम लिख दिया, और इधर लिख लिया हमने कौन कौन से हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहे हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, एयर में क्या गई, कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस है, उसके कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, ह्यूमन की मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा CNS है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, जिससे वर्टिगो वगैरह, चक्कर वगैरह आएंगे, ठीक है, बेचैनी वगैरह रहेगी। इफेक्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर, CVS पर इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज विजन, दिखाई नहीं देगा भाई, ठीक है। ये तो हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 CO, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नोजिया हो गया, हेडेक आ गया, वोमिटिंग आ गई, ठीक है, ये हो गया CO2 की वजह से। क्यों? क्योंकि CO2 क्या हो गई, ज़्यादा हो गई O2 की प्रेजेंस में, O2 कम है और CO2 ज़्यादा हो गई एयर में, तो बेचैनी वगैरह रहेगी। हाइड्रोकार्बन में इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इरिटेशन हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल छींक आ रही है आपको, वो भी क्या है, यही चीज़ है। मेनिंजाइटिस हो गया, ये तो पता ही आपको, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस। लीड लेड या लीड बोल सकते हैं, लेड बोल सकते हैं। लेड से क्या क्या हो सकता है, तो हेमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, ब्लड रिलेटेड, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे बिहेवियर चेंज वगैरह हो गया, आंधी तूफान आते हैं तो जो आदमी वगैरह है वो क्या हो जाता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है। कैडमियम में आ गया, जैसे लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू कैडमियम कैन कॉज डैमेज किडनी। अगर लंबे टाइम तक अगर ये आ रहा है, कैडमियम का एक्सपोजर लॉन्ग टाइम के लिए है, तो किडनी डैमेज हो सकती है। आर्सेनिक से जॉन्डिस हो गया, कैंसर हो गया, स्किन और लंग्स का कैंसर हो गया, ये होता है आर्सेनिक की वजह से। ओके, अब इसको कैसे बचाया जा सके, इसको बचाए कैसे हम, एयर पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट करें, तो एज इंडस्ट्रीज, भाई एक तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने बताया आपको कि कारण क्या है इसका, भाई नेचुरल है तो इसको तो हम कम कर नहीं सकते, इसका एक कर सकते हैं जो हम प्लांटिंग कर सकते हैं, पेड़ वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है, नेचुरल का तो। लेकिन मेड में हम क्या करें, मेड में ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे इंडस्ट्री है,
इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री को हम क्या करेंगे, दूर लेके जाएंगे। इंस्टॉलेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट का यूज लेंगे। प्लांट्स द ट्रीज, प्लांट लगाएंगे। ट्रीज को क्या है, जो पेड़ पौधे लगाएंगे एक तरीके से। आयोनिंग, आयोनिंग मतलब क्या होता है, सेपरेट एरिया फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्री शुड बी फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया। भाई पॉल्यूशन तो हो रहा है, तो उस पॉल्यूशन का हमें नुकसान ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह है, फैक्ट्रीज वगैरह होती है, सीमेंट फैक्ट्री हो गई या फिर कोई भी फैक्ट्रीज हो गई, उसको क्या करो, सेपरेट कर दो आप। जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ से बहुत दूर लेके जाओ, वहाँ पे शिफ्ट करो। एक होता है डिसइंफेक्शन ऑफ द एयर, एयर का डिसइंफेक्शन मतलब कि अब एयर पोल्यूशन हो चुका है तो उस एयर को प्योर कर दो। तो एयर प्योर कैसे करेंगे अपन, बाय मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड अल्ट्रा वायलेट रेस के थ्रू, इसको हम एयर को क्या कर देंगे अपन, डिसइंफेक्शन कर देंगे। तो अब ये तो है नहीं सब में मिले ये, मैकेनिकल वेंटिलेशन है तो अब जैसे आप हॉस्पिटल देखते हो मैकेनिकल वेंटिलेशन लगा रहता है, तो उसमें क्या है, प्योर एयर जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉल्यूशन के ऊपर, लाइट पॉल्यूशन। अब तो छोटे छोटे पॉल्यूशन, एक तो आपके एयर हो गया, एक हो गया वाटर। ये दो पॉल्यूशन ऐसे हैं जो कि लंबे हैं, बड़े हैं, मतलब लॉन्ग है। लाइट पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन मतलब कि लाइट से नुकसान है हमें। लाइट मतलब कि सनलाइट नहीं, दूसरी लाइट। जैसे दिस टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाई एन एक्सेसिव लाइटिंग ऑफ स्ट्रीट्स, फ्रूट्स लाइट्स हो गई, यूज स्टेडियम लाइट्स, यूज इंडस्ट्रियल एरिया एटसेट्रा। भाई कुछ एरिया है वहाँ पर बहुत एक तरीके से ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट लगी हुई होती है, जैसे कि गलियों की लाइट हो गई, स्ट्रीट लाइट हो गई। कौन कौन से पॉल्यूशन हो सकते हैं, एक्सेसिव लाइट ऑफ स्ट्रीट्स, फ्लोर्स लाइट्स हो गई, स्टेडियम फ्लोर्स लाइट्स यूज्ड इन स्टेडियम, स्टेडियम की लाइट्स हो गई, लाइट्स यूज इन इंडस्ट्रियल एरिया, फैक्ट्रीज वगैरह होती है, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वहाँ की लाइट हो गई। तो ये सभी लाइट को, लाइट का पोल्यूशन के टाइप है एक तरीके से, उनको इनके कारण लाइट पोल्यूशन होता है। द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ लाइट पोल्यूशन इंक्लूडिंग, कौन कौन से नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, तो द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ लाइट पोल्यूशन इंक्लूड द स्पॉइलेज ऑफ एस्थेटिक एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लेस, क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन इकोसिस्टम एंड ऑल्सो हार्मिंग द हेल्थ ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। मतलब कि इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ सकता है, नेगेटिव इफेक्ट एक तो इकोसिस्टम पर पड़ सकता है, इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस हो सकता है। इकोसिस्टम क्या था, पढ़ा था अपने इकोलॉजी, सनलाइट से क्या है, सनलाइट से पेड़ पौधे वो लेते हैं, फिर पेड़ पौधे से हम लेते हैं, मतलब एक तरीके से वो पूरा वो साइकिल चलती रहती है। ठीक है, अब इकोसिस्टम भी हमने टाइप पढ़े थे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का अलग हो गया, वाटर इकोसिस्टम अलग हो गया। तो एक तो उसका डिस्टर्बेंस हो सकता है उसमें, एक है हार्मिंग ऑफ हेल्थ, हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है इससे। किसकी हेल्थ पर, लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्थ पर। लाइट के बाद में आता है हमारे पास नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन मतलब कि ध्वनि प्रदूषण। साइंस में पढ़ा था हमने ध्वनि प्रदूषण, टेंथ में, टेंथ क्लास में था ना अपने साइंस में। When the environment is filled with unnecessary or unpleasant sounds that are harmful or to animal and plants, it is called noise pollution। जब क्या हो, हमारा environment किससे भर जाए, unnecessary and unpleasant, unnecessary and unpleasant sounds से भर जाए, जो कि एनिमल और प्लांट्स के लिए क्या हो, हार्मफुल हो। अब हम भी क्या है, हम भी एनिमल है, बायोलॉजी पढ़ी हो आपने तो हम भी क्या है, एक एनिमल है, तो उनके लिए क्या है, हार्मफुल हो, इसे हम नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल, कौन कौन से किस किस से हो सकता है ये, भाई नॉइज पोल्यूशन किस किस से हो सकता है, सोर्स क्या क्या इसके, तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हो गया, मशीनरी, इंडस्ट्रीज, लाउड म्यूजिक, पीपल येलिंग एटसेट्रा। भाई ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जो जा रहे हैं, जैसे बस हो गया, ट्रक वगैरह हो गई, हॉर्न बजाते हैं, मशीनरीज हो गई, इंडस्ट्री हो गई, लाउड म्यूजिक हो गया, अब तेज़ आवाज़ में गाने चल रहे हैं, पीपल येलिंग, लोग चिल्ला रहे हैं फालतू में। तो ये सभी क्या है, नॉइज पोल्यूशन के क्या है, सोर्स है, कॉमन सोर्स। दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन ऑन द लॉन्ग टर्म कैन गिव राइज ए क्रोनिक डिजीज लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अगर लंबे टाइम तक इस पोल्यूशन के साथ रहे, लॉन्ग टर्म में अगर रहे, तो इससे क्या हो सकता है, क्रोनिक डिजीज हो सकती है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर की डिजीज हो सकती है, डीफनेस आ सकती है, बहरापन भी हो सकता है। ठीक है ना। प्लास्टिक पोल्यूशन, आजकल क्या है, सब लोग ज़्यादा ईयरबड्स लगा के घूमते रहते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी एक तरीके से आपके लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो कम लगाया करो। प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन नाम से पता चलता है, एज द नेम सजेस्ट, जैसा नाम में सजेस्ट किया गया है, प्लास्टिक पोल्यूशन इज द कॉज बाय प्लास्टिक एक्यूमुलेशन इन द एनवायरनमेंट। किससे, प्लास्टिक एक्यूमुलेट हो जाए एनवायरनमेंट के अंदर, एक तरीके से भर जाए, प्लास्टिक है एक्यूमुलेट हो जाए, तो उसे बोलते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इज एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर लाइफ ऑफ अर्थ।
भाई एक तो क्या है, प्लास्टिक क्या है, अनबायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि जो ज़मीन में जैसे अभी हम कोई भी चीज़ है, सपोज सपोज डेड बॉडी है, ठीक है, डेड बॉडी है, डेड बॉडी को अगर हम क्या करें, ज़मीन में गाड़ देंगे अगर उसको हम ज़मीन में, ठीक है, दफनाते हैं मतलब जिसको, तो उससे क्या होगा, वो बायोडिग्रेडेबल होती है, तो वो एक तरीके से सूख जाएगी, मतलब कि डिग्रेडेबल हो जाएगी पूरी तरीके से। लेकिन डेड बॉडी हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या हो, ये क्या है, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नहीं हो सकती, इसलिए ये हार्मफुल है अर्थ के लिए। एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ एनिमल्स, हर साल एक डाटा लिया गया है, हर साल में थाउजेंड ऑफ एनिमल्स लॉस देयर लाइव्स ड्यू टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन के कारण हजारों एनिमल है वो मर जाते हैं हर साल। हम भी देखते हैं कि भाई आपने आसपास देखते होंगे आप भी कि कोई जानवर वगैरह है वो प्लास्टिक की जो बैग्स आते हैं, थैली मतलब प्लास्टिक के बैग आते हैं, वो खाते रहते हैं। इंजेक्शन ऑफ प्लास्टिक और entanglements in the plastic object kill these animals। आगे ना वही बात, प्लास्टिक को खाने से, इंजेक्शन से, ओके। तो ये होता है छोटा सा प्लास्टिक पोल्यूशन। फिर आता है सॉइल इन्वायरमेंट। सॉइल इन्वायरमेंट, मिट्टी, सॉरी सॉइल कंटामिनेशन। मिट्टी क्या हो गई, दूषित हो गई, माटी या मिट्टी, ठीक है, मिट्टी दूषित हो चुकी है भाई, क्या करें, कैसे हुई दूषित। वेन द सॉइल of an area is contaminated, it leads to soil pollution or land degradations। जब किसी एरिया की मिट्टी है वो क्या हो गई है, कंटामिनेटेड हो चुकी है, तो उसको हम सोइल पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। द सोइल इज एसेंशियल ऑफ टू ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग क्रॉप। जो मिट्टी होती है वो आप सबको पता है कि जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए, उनके ग्रोथ के लिए एसेंशियल होती है, जरूरी होती है, और जो भी क्रॉप होती है, हमारी फसलें होती है, उनके लिए भी जरूरी होती है। Thus, a degradation in the soil quality translates to lower yield and poor health of crop ground on such soil। मतलब कि ऐसी मिट्टी में क्या होगा, ऐसी मिट्टी से क्या होगा, ऐसी सोइल से क्या होगा, एक तो क्रॉप वगैरह है उस, वो क्या होगी, उसकी हेल्थ वगैरह पर प्रभाव पड़ेगा, कम होगी तो हमारे ऊपर भी एक तरीके से प्रभाव ही पड़ेगा, हमें नहीं मिल पाएगी सही। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल केमिकल्स आर द कॉमन पोल्यूटेंट्स। आगे वो बात, सब में आपको क्या करना है, सब में आपको इंडस्ट्रियल तो सबका कारण है, इंडस्ट्रियल तो सबका रीजन है, कॉमन क्या है, कारण है। अब एग्रीकल्चर का कैसे नाम आया, एग्रीकल्चर केमिकल्स, जो केमिकल्स वगैरह आते हैं, डीडीटी वगैरह आप देखा था हमने, उन सभी से भी क्या है, ये मिट्टी है, सॉइल है, वो पोल्यूटेंट होती है। वाटर पोल्यूशन, फिर आता है वाटर पोल्यूशन और अपने ये एनवायरमेंट, सॉरी एयर पोल्यूशन, दोनों इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन के अंदर दोनों इंपॉर्टेंट है। द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स एक्सेट्रा बाय पोल्यूटेंट्स इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। ठीक है, कि वाटर पोल्यूशन क्या है, कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, कौन कौन सी, जैसे लेक्स हो गया, रिवर्स, पॉन्ड्स मतलब कि झील हो गई, नदी होगी, तालाब हो गया, ये सभी, और एक्सेट्रा कोई भी हो, नहर वगैरह, इन सभी में क्या हो, पोल्यूशन हो, अगर कंटामिनेशन हो, ये अगर दूषित हो, तो वह कहलाता है वाटर पोल्यूशन। जैसे एयर पोल्यूशन, लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल टाइप ऑफ पोल्यूशन। जैसे एयर पोल्यूशन था, उसी तरीके से वाटर पोल्यूशन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट हार्मफुल टाइप है पोल्यूशन का। A major volume of all the pollutants produced on land and up in water bodies। The major volume of all pollutants produced on the land क्या होता है, और वाटर बॉडीज में हो जाता है, तो वो होता है वाटर पोल्यूशन। टॉक्सिक वेस्टेज का कैसे, मेजर वॉल्यूम पर, ठीक है। टॉक्सिक वेस्टेज रिलीज बाय इंडस्ट्री जो भी फैक्ट्रीज वगैरह होती है, इंडस्ट्री है, उसके द्वारा टॉक्सिक विषैला पदार्थ है, टॉक्सिक वेस्ट है, वो रिलीज होता है। पैथोजन रिलीज होते हैं इन सीवेज, जो सीवरेज होती है, सीवेज या सीवरेज बोल दो, उनसे पैथोजन है वो रिलीज होते हैं। हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट इन एग्रीकल्चरल रन ऑफ एटसेट्रास, इन सभी को क्या है, ये पानी में चल जाते हैं। टॉप ऑफ वाटर, सम ऑफ द टॉप वाटर पोल्यूटेंट्स, ये सभी भाई ज़्यादातर करते क्या है, इंडस्ट्रीज वगैरह से जो भी सब्सटेंस आया उनको रिवर वगैरह है उनमें डाल दिया जाता है, नदियों में, ठीक है। सीवरेज है, इसको नदी से मिलाया जाता है, रिवर से, केमिकल्स वगैरह है वो सब इसमें जाते हैं, तो
इससे वाटर पोल्यूशन होता है। अब वाटर पोल्यूशन से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? वाटर बोर्न डिजीज, इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर बोर्न डिजीज। जैसे फूड बोर्न डिजीज थी बेटी, वैसे ही क्या है, वाटर बोर्न डिजीज है। मच ऑफ द इल हेल्थ इन आवर कंट्री लार्जली ड्यू टू लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। हमारी कंट्री में बहुत लार्जली बहुत सारी मतलब एक तरीके से ज़्यादा अमाउंट में बीमारियां होती है, वो किससे होती है? लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्यू टू लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा पानी ना पीने की वजह से या ना मिलने की वजह से, साफ ड्रिंकिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर की कमी से। वाटर इज सेड टू बी polluted or contaminated when it contains in infective sorry water is said to be polluted or contaminated when it contains infective and parasitic agents, poison, chemical substance, industrial। ये भी हमने बात ही कर ली कि कैसे होता है वाटर पोल्यूशन यहाँ पर, ठीक है। वाटर बोर्न डिजीज आर कोज्ड बाई कंटामिनेशन पोल्यूशन, ये भी हमने बात कर ली भी। द टर्म वाटर बोर्न डिजीज इंक्लूड द क्लासिकल वाटर बोर्न डिजीज, द हेवीएस्ट बीइंग द डायरियल डिजीज। क्या होती है सबसे ज़्यादा वाटर बोर्न डिजीज कौन सी है? डायरिया। पढ़ा था डायरिया के अंदर हमने। वाटर बोर्न डिजीज में भी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग, क्लासिफाइड कर दिया वाटर बोर्न डिजीज को। पहला आता है बायोलॉजिकल एंड सेकेंड इज केमिकल। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजिकल। वायरल कोज वाटर कंटामिनेशन डिजीज। तो ऐसे कौन कौन से वायरस हैं जो कि पानी को क्या करते हैं? कंटामिनेट करते हैं, उनसे डिजीज होती है। फर्स्ट आता है हेपेटाइटिस वायरल ए, हेपेटाइटिस ई हो गया, रोटा वायरस जो कि डायरिया करता है किसमें? इन्फेंट में, ठीक है। सेकेंड आता है बैक्टीरियल, बैक्टीरियम जैसे कि बेसिलरी डिसेंट्री हो गया, जिससे डिसेंट्री होती पड़े। कोलेरा हो गया, इकोलाई डायरिया हो गया, टाइफाइड और पैराटाइफाइड फीवर हो गया, वो होता है बैक्टीरियल से। ये इतनी सारी बीमारियां हैं वाटर बोर्न है ये। हेलमंथीज वाटर बोर्न डिजीज, जैसे राउंड वॉर्म हो गया, क्रमी बोलते हैं इसको अपन, थ्रेड वॉर्म हो गया, हाइड्रेटेड वॉर्म हो गया, राउंड गोल होती है, धागे की तरह होती है थ्रेड वॉर्म। प्रोटोजोयल वाटर बोर्न डिजीज जैसे कि अमीबियासिस एंड गियार्डियासिस। ये कौन सा है? प्रोटोजोआ है, ये दोनों प्रोटोजोआ की श्रेणी में आता है जो कि वाटर बोर्न डिजीज करता है, वाटर बोर्न डिजीज करता है, ओके। फिर आता है हमारे पास केमिकल। केमिकल में जैसे कि फर्स्ट बायोलॉजिकल देख लिया हमने, फिर आता है केमिकल। तो डेंटल केरीज ड्यू टू हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड, डेंटल केरीज ड्यू टू हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड। जो दांत है, दांत देखा होगा फ्लोराइड की वजह से कैसे हो जाते हैं? साइनोसिस इज इन्फेंट, साइनोसिस हो जाता है इन्फेंट ड्यू टू हाई नाइट्रेट्स कंटेंट वाटर, वाटर के अंदर नाइट्रेट की अगर ज़्यादा हो तो उससे साइनोसिस हो सकता है। साइनोसिस पता ही आपको क्या होता है। सिजेलियोसिस हो सकता है, ट्रेकोमा हो सकता है, पढ़ा है ट्रेकोमा हमने एमएसएन में लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। वाटर हेल्प्स इन स्प्रेडिंग इन सर्टेन डिजीज लाइक मलेरिया, मलेरिया तक भी हो सकता है वाटर बोर्न से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वेंटिलेशन। वेंटिलेशन आप सबको पता है वेंटिलेशन क्या होता है? जैसे हवा को, एयर को क्या करना? प्योर करना ही वेंटिलेशन कहलाता है, ठीक है। It is defined as exchange of air between outdoor and indoor by this impure air। कि क्या है कि जो ये हवा है, इम्प्योर एयर है, उसको ही एक्सचेंज करना, आउटडोर एंड इंडोर में एक्सचेंज करना, के अंदर इंडोर के बीच में एक्सचेंज करना, क्या कहलाता है? वेंटिलेशन कहलाता है। इंडोर इज रिप्लेस बाय सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड। कि इंडोर क्या होता है भाई? दो होते हैं, एक तो ये हो गया इंडोर, ये हो गया आउटडोर। तो फ्रेश एयर को तो अंदर लेना और जो इम्प्योर है उसको बाहर रखना ही क्या कहलाता है? वेंटिलेशन कहलाता है। तो इंडोर इज रिप्लेस्ड बाय सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड, ओके। नेक्स्ट आता है वेंटिलेशन इज वर्क प्लेस इज रिक्वायर्ड फॉर। कि वेंटिलेशन क्यों जरूरी है? एक तरीके से कि वेंटिलेशन ऑफ वर्क शॉप इज रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए रिक्वायर्ड है ये? तो द एयर ब्रेथ इज सेफ, जो भी हम सांस वगैरह ले रहे हैं वो क्या है? सेफ रहे, पोल्यूटेंट ना जाए हमारे अंदर। द कंसंट्रेशन ऑफ एनी एक्सप्लोजिव और फ्लेमिंग गैस वेपर डस्ट डज नॉट एक्सकेप। तो जैसे कि कोई भी एक्सप्लोजिव है, फ्लेमिंग गैस है, ज्वलनशील गैस हो गया, वेपर हो गया, ठीक है, डस्ट वगैरह है, वो उसकी कंसंट्रेशन वगैरह क्या हो? ज़्यादा ना हो, नॉट एक्सकेप। टाइप्स, अब इसको भी हमने दो टाइप में कर दिया। फर्स्ट वन इज नेचुरल, सेकंड इज मैकेनिकल वेंटिलेशन, ओके।
नेचुरल है जो कि जिसमें हमारा कोई उद्देश्य नहीं, हमारा हमने कुछ नहीं किया उसमें। तो दिस इज ब्रोट बाय सर्टेन फोर्स ऑपरेट इन नेचर, कि जो नेचर है वही फोर्स लगा रहा है उस एयर पर ताकि वो प्योर हो जाए। जैसे विंड हो गया, ठीक है, विंड हो गया, तेज हवा चलती है, टेम्परेचर हो गया, तो इन सब से ये क्या हो गया, नेचुरल सोर्स हो गया एयर को प्योर करने का, वेंटिलेशन का। दूसरा आता है मैकेनिकल वेंटिलेशन। इन सबको आपने देख रखा है। ये क्या है, एक्सॉस्ट। एक्सॉस्ट फैन किचन वगैरह में होते हैं फैन, ठीक है, एग्जॉस्ट फैन हो गया। नॉर्मल क्या बोलते हैं इसको, एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं ना। एयर कंडीशनर हो गया, एसी हो गई, देख रखा है सबने। प्लेनम हो गया, प्लेनम क्या होता है, प्लेनम फैक्ट्रीज इंडस्ट्री है या जो फैक्ट्रीज है उसके ऊपर लगा हुआ होता है। देखना आप अगर गूगल करके देखना, आप फैक्ट्री वगैरह है, इंडस्ट्रीज है, उसके जो टॉप पर लगा रहता है, फ्लोर पर ऊपर लगा रहता है, रूफ पर, वो होता है प्लेनम। बैलेंस्ड क्या होता है, बैलेंस्ड मतलब कि एक्सहोस्ट, एक्सहोस्ट एंड प्लेनम का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, बैलेंस्ड कहलाता है, ठीक है। अब इन सबकी क्या है, अलग अलग मैकेनिज्म होती है, वो मैं नहीं पढ़नी। अगला आता है एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स ड्यू टू पुअर वेंटिलेशन। अगर पुअर वेंटिलेशन होगा तो हमारी हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट आता है हेडेक, सिर दर्द रहेगा, फैटिक थकान रहेगी, रेस्पिरेटरी इरिटेशन हो गया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह हो सकता है, नोज ब्लीडिंग, जिसे क्या बोलते हैं अपन, एपिस्टेक्सिस, नाक में से ब्लड आना है ना, ड्राई आइज हो गई, कफिंग हो गया, एलर्जी सिम्टम्स जैसे अस्थमा हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है, कैंसर हो गया। तो ये सभी बीमारियां हो सकती है या इन सभी पर प्रभाव पड़ सकता है पुअर हेल्थ का, पुअर वेंटिलेशन का, ठीक है। 3 टॉपिक और बच रहा है, आप सिलेबस देख लेना, 3 टॉपिक और बच रहा है आपके पास। डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन मतलब कि फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया, जंगल, डिफोरेस्ट मतलब कि जंगल साफ। डिफोरेस्टेशन इज द सिंपल द लॉस ऑफ और डिक्रीज ऑफ फॉरेस्ट। जो हमारा फॉरेस्ट है उसका लॉस हो गया हो या फिर उसकी डिक्रीज हो गई हो, कमी हो गई हो। अब कैसे कमी होगी, ह्यूज ह्यूज एरियाज कवर्ड, मतलब ह्यूज को अपन बिग भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बिग बोल सकते हैं। तो बिग एरिया कवर्ड बाई फॉरेस्ट आर कट डाउन फॉर वेरियस पर्पज, मतलब कि जो जंगल है, फॉरेस्ट है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा एरिया है वो हमने काट दिया है अलग अलग पर्पज के हिसाब से। चलो भाई, बेड बनाना है, फॉरेस्ट को काट दो, ठीक है। अलमारी बनानी है, अलमारी तो अलमीरा करनी है तो उसको काट दो, फर्नीचर सेट करना है तो पेड़ काट दो। तो वो सभी अगर कर रहे हैं अलग अलग पर्पज से, तो वो क्या होता है, डिफोरेस्टेशन होता है। डिफोरेस्टेशन हैपन्स फॉर द क्रिएशन ऑफ स्पेस फॉर एग्रीकल्चर। किस किस के लिए, आगे बात कि किस किस के लिए करते अपन, स्पेस ऑफ एग्रीकल्चर, खेती करने के पर्पज से जगह खाली करनी है तो उसको काट दिया हमने। बिल्डिंग इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है, बिल्डिंग बनानी है वहाँ पर, बिल्डिंग हाउस एंड फॉर मेनी अदर रीजन, बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जिससे इसकी डिफोरेस्टेशन करना पड़ता है, ठीक है, या करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे तो। डिफोरेस्टेशन कैन बी डिफाइंड एज कटिंग डाउन ट्रीज दैट लीड्स टू द यूजेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर अदर पर्पज। डिफोरेस्टेशन का मतलब है कि कटिंग डाउन ट्रीज, पेड़ों को काट देना ताकि उस जो भी वहाँ की क्या है, लैंड है, भूमि है, उसको अलग अलग पर्पज के लिए काम में लिया जा सके। इट कैन बी डिफाइंड एज क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड पर्पजली और नेचुरली, ठीक है। द टर्म डिफोरेस्टेशन कॉमनली रेफर्स टू कटिंग डाउन ऑल और मोस्ट ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। अब इतनी सारी डेफिनेशन है, इतनी सारी, एक देखो, एक होगी, 2 3 4 5 6 डेफिनेशन है, 6 हमने इसकी मीनिंग देख ली। अब तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि डिफोरेस्टेशन क्या होता है, कि जंगल है, फॉरेस्ट है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमें किसी ना किसी काम के लिए काट दिया है, वो होता है डिफोरेस्टेशन। अब इसके भी डिफोरेस्टेशन के कॉजेस है, नेचुरल कॉज एंड मैन मेड कॉज। नेचुरल जो कि खुद कटे, नेचुरल मतलब कि नेचर के कारण ही उस पेड़ की क्या हो गई है, कटाई हो गई है, फिर हाथ से निकल गए, जैसे कि सम फैक्टर ऑफ नेचुरल ओरिजिन कैन कॉज डिफोरेस्टेशन। कौन कौन से हो सकते हैं, फॉरेस्ट फायर्स हो सकती है, जंगल की आग लग सकती है, फ्लोड्स हो सकता है, ड्रॉट्स हो गया, सुनामी हो गई, ठीक है, सुनामी बाढ़ वगैरह आ गया तो फ्लोड्स हो गई, ठीक है। एक तरीके से बोल सकते हैं भूस्खलन भी हो गया, तो वो सभी क्या है, नेचुरल कॉज हो सकता है। लेकिन मेन मेड कॉज की बात करें तो एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर की भूमि है उसको बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री लैंड के लिए है,
और कटिंग फॉरेस्ट ट्रीज फॉर रेजिडेंटल पर्पज, वहाँ रहने के लिए, बिल्डिंग वगैरह के लिए अगर पेड़ को काट रहे हैं या डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो वो आता है मैन मेड कॉज में। ठीक है। मेजर टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, अब हम ऐसा क्या करें ताकि डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सके। तो सबसे पहले तो जितने पेड़ काट रहे हो उससे ज़्यादा आप लगा दो। ट्रीज प्ले ए वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट इन सेवरल वेज, सो वी शुड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। पहले तो हम उनको बताएंगे भाई, हमारे सबको बताएंगे, एजुकेट करेंगे सबको कि जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी इन्वायरमेंट को बचाते हैं अलग अलग तरीके से। तो हमें फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। ठीक है। द बेस्ट वे टू स्टॉप डी फॉरेस्टेशन इज रिप्लांटिंग, मतलब कि वापस से लगा दो पेड़ पौधे, वापस से लगा दो, जितने काट रहे हो उससे आप 2 गुने लगाओ। देयर शुड बी एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ लॉज एंड ऑर्गेनाइजेशनल एंड गवर्नमेंट लेवल ड्यू टू एक्सटेंट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। नियम वगैरह बनाओ, कानून वगैरह बनाओ ताकि ये ऐसा ना हो सके। ठीक है ना। अब 2 टॉपिक और बच रहा है आपके पास। एक टॉपिक आता है आपके पास डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, या आप इसे बोल सकते हैं रिफ्यूज, रिफ्यूज वेस्ट। तो जैसे हमने उसमें पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन कंट्रोल में, इन्फेक्शन कंट्रोल में जैसे हमने पढ़ा था कि कोई भी कचरा है, उसको वेस्ट है, उसको कैसे हम उसका डिस्पोजल कर सकते हैं। उसमें पढ़ा था हमने, इंसिनरेशन पढ़ा था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेथड पढ़े थे। वैसा का वैसा ये है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, है ना। जला दिया था हमने कचरा वगैरह, तो वो ये कि वेस्ट हो जाए तो उसका हम करें क्या, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। रिफ्यूज रेफर्स टू डिस्कार्डेड वेस्ट मटेरियल। ठीक है। रिफ्यूज का मतलब क्या है कि जो वेस्ट मटेरियल उसको डिस्कार्ड करना, ये कहलाता है रिफ्यूज। द डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज, the disposal of refuse is essential to prevent spreading of many communicable disease and promotion of health of community peoples। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट है या रिफ्यूज है, ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जो कम्युनिटी में रहने वाले लोग हैं वो क्या कर सके, बीमारी से बच सके और अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सके। हेल्थ प्रोफेशनल्स नीड टू हैव बेसिक नॉलेज, कि जो भी हेल्थ प्रोफेशनल है उसको एक तरीके से बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि कैसे हम उसको क्या करें, डिस्पोज करें, उसका डिस्कार्ड करें। उसको अगर नहीं करेंगे, इम्प्रॉपर वे में करेंगे तो क्या होगा, हजार्ड होगा। ठीक है, हजार्ड्स हो जाएंगे। तो ये तो एक तरीके से बेसिक नॉलेज है जो कि हेल्थ प्रोफेशनल को जरूरी है पता होना। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज हेल्थ हजार्ड बिकॉज, क्यों होता है इम्प्रॉपर तरीके से। अब देखो हम यहाँ पे वो तो है ना कि इंजेक्शन वगैरह हम यूज़ ले रहे हो, इंजेक्शन वगैरह कोई रोल नहीं यहाँ पे। दूसरा जो वेस्ट है उसका काम, उसका उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर उसको अपन सही तरीके से डिस्पोज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हजार्ड्स हो जाएंगे। क्यों होगा ऐसा? रिफ्यूज फेवर फ्लाई ब्रीडिंग, मक्खियाँ वगैरह है उसको फेवर कंडीशन मिल जाएगी, एक तरीके से फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी ताकि वो अपनी ब्रीड वगैरह है उसको ब्रीडिंग कर सके। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, बीमारी करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, विच में प्रेजेंट इन रिफ्यूज में बी कन्वे बैक टू मेन्स फूड थ्रू फ्लाइज एंड डस्ट। कि जो भी बीमारी करने वाले पैथोजेंस है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होगा, वापस से क्या आएंगे मेन के पास, जो मेन का भोजन है, और उनके पास वापस आ जाएंगे किसके थ्रू, फ्लाई या डस्ट के थ्रू, और वापस से क्या कर देंगे, बीमारी कर देंगे। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर एंड एयर पोल्यूशन, इसके कारण वाटर एंड एयर पोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, कचरा पड़ा रहेगा तो एयर पोल्यूशन होगा। इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है, प्रॉपर रिफ्यूज डिस्पोजल प्रिवेंट्स डिजीज। क्या क्या कर सकते हैं अपन इससे, अगर ये करें अपन प्रॉपर वे में, रिफ्यूज डिस्पोजल, इसका एक और हेडिंग है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट या रिफ्यूज डिस्पोजल। तो इससे क्या होगा, प्रिवेंट डिजीज, डिजीज से बच सकते हैं। कंट्रोल पोल्यूशन, रिड्यूस फाउल स्मेल एंड हेल्थ रिसाइकलिंग सोर्सेज, इन सब के लिए काम मिली जाती है। ओके, अब इसके भी क्या है, अलग अलग टाइप हो गया, मेथड हो सकते हैं। मेथड हो गया जैसे कि ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग का मतलब कि हमने खुले में कचरे को फेंक दिया। क्या कर दिया, खुले में कचरे को फेंक दिया। थ्रोविंग वेस्ट इन ओपन एरियाज, इट्स कॉल्ड ओपन डंपिंग। ये नॉट सेफ, ये क्या है, सेफ नहीं है। कोज पोल्यूशन, इसके कारण पोल्यूशन होता है, इसलिए आजकल इसको बंद कर दिया है। ठीक है। दूसरा मेथड आता है लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग मतलब कि जमीन में गाड़ दिया हमने वेस्ट को, वेस्ट इज बरीड इन लो लाइंग एरिया कवर्ड विद सॉइल, और उसको फिर मिट्टी से भर दिया हमने। थर्ड आता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मतलब कि बर्निंग ऑफ रिफ्यूज इन हाई टेम्परेचर टू रिड्यूस वॉल्यूम, वही भस्मीकरण, मतलब कि जला दिया हमने, बर्न कर दिया, कोई भी कचरा है उसको बर्न कर दिया, जला दिया, वो आता है इंसिनरेशन में। ठीक है, ये हम काम में नहीं लेते। कंपोस्टिंग,
कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, जैसे कि फूड हो गया, गार्डन वेस्ट हो गया, तो इन सबको कन्वर्ट इनटू मैन्योर, ठीक है, इसके काम में ले लेते हैं हम। कंपोस्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती वगैरह उसमें काम में ले सकते हैं। मैन्योर पिट्स या बायोगैस प्लांट्स, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, उसको बायोगैस वगैरह या फर्टिलाइजेशन में काम में लेते हैं, जैसे मीथेन, नाम सुना है ना मीथेन का, बायोगैस। कंट्रोल्ड टिपिंग या सैनिटरी लैंडफिलिंग, इसमें भी वही जमीन के अंदर लैंड फिलिंग करना है। रिड्यूस पोल्यूशन, ताकि पोल्यूशन क्या हो सके, रिड्यूस हो सके, कम हो सके। ये मॉडर्न और साइंटिफिक तरीका है, ठीक है ना। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टॉपिक बच रहा है आपके पास, आर सी ए लेटरिन, ठीक है। लास्ट टॉपिक है आर सी ए लेटरिन। आर सी ए का मतलब क्या है? आर सी ए का मतलब होता है रूरल कम्युनिटी एक्सेप्टेबल लेटरिन। अब ये क्यों किया गया, क्या कारण इसका पढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक है, अभी हो जाएगा। आरसीए लेटरिन वाज डेवलप्ड बाय रिसर्च कम एक्शन प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, जो हेल्थ मिनिस्टर है उसके द्वारा एक प्रोजेक्ट या रिसर्च कम प्रोजेक्ट है, रिसर्च कम एक्शन प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप हुआ ये। द आरसीए लेटरिन हैज बीन एक्सेप्टेड एज सुटेबल डिजाइन फॉर वाइड एडोप्शन इन कंट्री में इसको अडोप्ट कर लिया गया है। क्यों? क्योंकि ये सबके लिए सुटेबल है, चाहे वो कम पैसे वाला हो या ज़्यादा पैसे वाला, सब इसको काम में ले सकते हैं। यूज इन विलेज, भाई इसका उद्देश्य क्या था, इसका नाम ही लिख रखा है रूरल, कि जो क्या है कि खुले में शौच वगैरह है उसको रोकने के लिए ये काम लिया गया है, ताकि जो खुले में शौच करते हैं उससे बचा जा सके। आएगा भी इसी में, देखो। यूज इन विलेज, विलेज में काम में लेते हैं। मेड फ्रॉम लोकल लो कॉस्ट मटेरियल, एक तो लोकल जो भी मटेरियल है उससे, और कम पैसे वाले इसमें कम पैसा लगता है एक तरीके से, कॉस्ट क्या आती है इसकी कम आती है, ताकि ये सब बना सके। सिंपल एंड ईजी टू यूज़, बहुत आसानी से इसको यूज़ ले सकते हैं। अभी डायग्राम बताऊंगा मैं आपको, इमेज बताऊंगा। इंप्रूव हेल्थ एंड क्लीनलीनेस, भाई जब खुले में शौच नहीं करेगा, एक तरीके से क्या है, सैनिटेशन हो गया, तो हेल्थ वगैरह है वो इंप्रूव होगी, प्रमोट होगी। रिड्यूस ओपन डिफिकेशन, जो खुले में शौच वगैरह है उसकी क्या भी कमी आ जाती है, इससे कमी होती है, उसको कम करने के लिए काम लिया गया। सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट उसको सेफ डिस्पोजल हो सके, उसका प्रिवेंट डिजीज जैसे डायरिया, कोलेरा, टाइफाइड, इन सभी से, ये सभी क्या है, स्टूल से तो फैलती है, हमने पढ़ा था एमएसएन में। प्रमोट हाइजीन, हाइजीन को प्रमोट करने के लिए एक्सेप्टेड बाय लोकल कम्युनिटीज़, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है उन सभी ने इसको क्या एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब देखो इसके टाइप देख लेते हैं, इसके 3 टाइप हो गए। फर्स्ट आ गया सिंपल पिट लेटरिन, वन पिट फॉर वेस्ट। पहले तो आप ये डायग्राम देखो, ये होता है आरसीए, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक ऐसे बना दिया, और जो भी जमीन है उसके नीचे क्या है, थोड़ा सा पिट या गड्ढा है वो खोद दिया, जैसे खोद दिया यहाँ पे गड्ढा, छोटा सा गड्ढा है वो बना दिया, और यहाँ पर एक वो लगा दी, क्या बोलते हैं, सीट वगैरह लगा दी, ठीक है। और यहाँ पर एक होल कर दिया, ताकि जो वेस्ट है वो डायरेक्ट नीचे आ सके, और एक ऐसे मतलब कवर टाइप बना दिया, ताकि ये पैक हो सके, ठीक है। जैसे आपने वो देखा होगा वो मूवी पुष्पा, पुष्पा में देखा था आपने, देखना पुष्पा में, उसमें उसमें आरसीए लेटरिन का यूज है। हो गया वन पिट, मतलब कि एक ही उसमें क्या है, गड्ढा है, पिट है। दूसरा है ट्विन पिट लेटरिन, इसमें 2 पिट यूज लेते हैं। अल्टरनेटिव सेफ कंपोस्ट फॉर्म, ठीक है। चलो सर ये भी बताओ, ये देखो, एक पिटी हो गया, दूसरा पिटी हो गया, तो 2 गड्ढे काम में ले रहे हैं, तो ये होता है ट्विन पिट, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास वीआईपी लेटरिन। वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। वेंटिलेटेड इम्प्रूव्ड पिट, मतलब कि वेंटिलेशन भी मिल सके हमें, ठीक है, शुद्ध हवा मिल सके, स्मेल वगैरह ना आए, तो विद वेंटिलेशन पाइप टू रिड्यूस स्मेल एंड फ्लाइज, मक्खियाँ वगैरह है और स्मेल वगैरह को कम करने के लिए वीआईपी लेटरिन का काम लेते हैं। अब वीआईपी बता दी जरूर, ये होती है वीआईपी, वही यहाँ तक तो आपको पता ही, ये कर दिया। और यहाँ पर क्या है, उस गड्ढे जो पिट है वहाँ पर क्या कर दी, पाइप लगा दिया, तो जो स्मेल वगैरह है वो नहीं आएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ये देखो इसमें भी पाइप लगा रहा है, ये देखो पाइप, ठीक है ना, ये पाइप लगा रहा है, ओके। ये इसमें इसमें पाइप नहीं लग रहा, देखो आप, ये वीआईपी वाली नहीं है, ये लोकल है, ठीक है।
तो ये आपकी कंप्लीट होती है क्लास। आरसी रेटिंग वगैरह सब आपने पढ़ ली, डिस्पोजेबल वगैरह सब देख लिया आपने। और लेक्चर कैसा लगा? यूनिट 3 आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगली यूनिट को लेकर आएंगे, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के। ठीक है, तो अच्छे से पढ़े, मस्त रहे, पढ़ते रहे, हंसते रहे। मिलते हैं नए लेक्चर में।